सी। तो ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम में हम पहले उसका फंडा देख लें कि क्या होता है एक्चुअली में। इसको ये इंटरफेस है, ठीक है, इसके इस पार डेंसर मीडियम है और ये आपको रेयरर मीडियम। सेम वे इधर डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयरर मीडियम। इस इंटरफेस पे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब ये जो नॉर्मल होगा वो, नॉर्मल मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल जो होगा इस इंटरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। एन एन डैश मान लो, यहाँ पर भी एक बनाते हैं एन एन डैश। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे आता है, इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा। एक्चुअली तो जाना चाहिए ऐसे सीधे सीधे अगर ये कोई मीडियम चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे मीडियम चेंज है, वो भी डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो, ठीक है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो इंसिडेंट रे सपोज कर लो इधर से आ रहा है, ठीक है, रेयरर में जाएगा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये फंडा पहले आप लोग जान लीजिए कि whenever a light ray goes from rarer to denser medium, it will bend towards normal, and whenever it goes from denser to rarer medium, it will move away from the normal। ठीक है, ये दो फंडा है। और ये होता क्यों है? क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं ना हम लोग, लिख लो एनडी। refractive index of the denser medium is greater than the refractive index of the rarer medium, ज़्यादा बड़ा होता है, जिस कारण वो रेजिस्ट करता है लाइट रेज को और उसकी स्पीड कम जाती है और अल्टीमेटली वो क्या होता है, नॉर्मल से अवे नॉर्मल की तरफ मूव करता है इन द डेंसर मीडियम। ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, नो कंफ्यूजन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये फंडा क्लियर हो गया है। यहाँ पे एक हम बताएंगे केस जिसमें ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम के कारण होता है। एक टब है, यहाँ पर कुछ वुडन बॉक्स या कुछ भी मान लो कुछ रखा हुआ है, ठीक है, बंदा कोई यहाँ पे, मतलब उसकी आईज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बनता है कि नहीं बनता है। किसी की आंख, तो इससे जो इंसिडेंट रेज जाएगा वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, ठीक है, दोनों जगह एयर होने के कारण कोई बेंडिंग नहीं, तो ये जो वुडन बॉक्स है जो भी है ये विजिबल यहाँ से नहीं हो पाएगा। अब क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर भर देते हैं, पानी। अब बताइए तो वाटर और एयर में डेंसर मीडियम कौन होगा, वाटर या एयर? वाटर डेंसर होगा, वेरी गुड।
डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा। अब जैसे ये क्रॉस करेंगे यहाँ पे, डेंसर मीडियम खत्म, रेयरर की तरफ आएगा, नॉर्मल यहाँ पर एक ड्रॉ कर, मतलब इमेजिनरी हम ऐसे ही मान लेते हैं, वैसे नॉर्मल होता है, इमेजिनरी होता है, एक्चुअली ड्रॉ नहीं किया है, मतलब कहीं पे वो दिया नहीं जाता है। यहाँ पर जैसे नॉर्मल मतलब कि आपको मीडियम चेंज होगा, ये क्या करेगा, ये बेंड करेगा, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जाके वो ऐसा जाएगा, ये भी सीधा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाके ये ऐसा जाएगा। और इसको जब बैकवर्ड करेंगे हम, तो यहां पर एक इमेज हमें बनता नजर आएगा। ठीक है, बेंडिंग होगी थोड़ी बहुत और फिर यहाँ पर हमें इमेज यहाँ पर एक बनता नजर आएगा। अब देखिए एक्चुअल डेप्थ तो ये है उस ब्रिक का, बट हमें वो दिख कर रहा है यहाँ पे। ये क्यों मुमकिन हो पाया ऐसा कि एक्चुअल जो है वो, मतलब एक्चुअली में तो दिख ही नहीं रहा था, जब वहां पे पानी नहीं था तो वहां पर विजिबल भी नहीं था। जब उसको पानी वहां पर हमने जब डाला तो पानी डालने के बाद वो क्या हो गया, वहाँ लाइट की बेंडिंग हुई, लाइट बेंडिंग होने के कारण, लाइट रे की बेंडिंग होने के कारण वो विजिबल हो पाया, थोड़ा ऊपर दिखने लगा। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पे विजिबल होना। अपरेंट डबल पी होगा आई थिंक, ठीक है। अपरेंट मतलब एक्चुअली यहाँ पर वो अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअली वो यहाँ पे है तो यहाँ पे, लेकिन अपीयर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये अपरेंट डेप्थ क्यों होता है और ये विजिबिलिटी भी क्यों हो पाई, पहले केस में नहीं हो पा रही थी, इट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण ही विजिबल हो पाई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये मैंने अपरेंट डेप्थ बता दिया आपको कि अपरेंट डेप्थ क्या होता है, द प्लेस एट विच द ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू बी विजिबल बाय ए पर्सन। Actually it is not at that very point. And why is it created? It's created because of the refraction of light. ये लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और वो क्यों होता है? It's because of the different refractive index of the different medium. क्लियर है? इसको इरेज कर दें। Any confusion? किसी को कुछ पूछना है? Anyone ask any question? No. No? No. चलो, अब इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। इसमें हमें एक ग्लास स्लैब के बारे में जानना है। इसका तो प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है। हम लोगों ने किया था अपने स्कूल टाइम में। एक ग्लास स्लैब होता है, मोटा सा होता है, इतना मोटा शीशा टाइप होता है। चलिए, तो एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब का हम लोग कैसे देखते हैं, इसका दो इंटरफेस होगा। ग्लास स्लैब आपको 90 डिग्री पे कट करता है, जाहिर सी बात, कॉर्नर्स काफी पॉइंटेड होते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब समझिए तो यहां पर से कोई रे इंसिडेंट हुआ, एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ग्लास डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, एयर के मुकाबले में, एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है। वेरी गुड। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
अब फिर एयर में जा रहा है, ये एयर है और ये आपको ग्लास, फिर एयर की तरफ जा रहा है, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेरी गुड, सॉरी, इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपकी बुक में लिया गया है, क्योंकि मुझे इक्वेशन प्रूफ करना है इसलिए मैं वही लूंगा जो यहाँ पर दिया होगा। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये भी आर ही, इसको भी आर ही लिया गया है। अब ये आर लेने का फंडा ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? ये मुझे थोड़ा तिरछा लग रहा है, ये इट शुड बी पैरेलल, एक मिनट में, ये शुड बी यस लाइक दिस वन इज, चलिए अब इसको क्या लेंगे, अल्टीमेटली जो बाहर हुआ, जो इमर्जेंट रे, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, एक्चुअली इसको कहते हैं इमर्जेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये ले लेंगे, इससे ले लेंगे आर डैश, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ। अब अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे कैसे आता, मुझे देखने में दिक्कत हो रही, ये रे बिल्कुल सीधा आता ऐसे, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये तो रे तो बिल्कुल सीधा आता ना। और ये जो डिफरेंस है एक्चुअल इंसिडेंट रे के लाइन में और ये जो इमर्जेंट रे, इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। So what is lateral displacement? It is the parallel difference between the actual incident ray line and the emergent ray। तो emergent ray आया और एक्चुअल जो इंसिडेंट रे हम ड्रॉ कर सकते थे उसके बीच का जो पैरेलल डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम एनी ऑफ यू? कोई परेशानी आप लोगों को? नो, चलिए ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ड्रॉ करना है, कुछ नाम यहाँ पर दे देते हैं। इसको हम लोगों ने P लिया है, इस पर्टिकुलर को हमने Q लिया है। ये ग्लास स्लैब है ABCD, ये इंटरफेस AB है और ये आपको CD, ओके। ये आपका R लिया है इसे और इसे S लिया है, इसे S लिया गया, ठीक है, ये R। अब देखिए, फॉर द रिफ्रैक्शन एट P पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी I एंड R लिया हम लोगों ने, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ओके। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास स्लैब इज N, देखो अब जाहिर सी बात हम लोग एयर टू ग्लास ले रहे हैं, एयर टू ग्लास में हम लोगों ने जाना था, कल हम लोगों ने क्लास में देखा था, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या होता है बताइए तो? यस N, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N, वेरी गुड। अब दूसरा वाला केस लीजिए, इस इंटरफेस के लिए AB इंटरफेस पे ये होगा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन I नहीं है, साइन R है, इंसिडेंस की जगह पर R है ये वाला, और बाई साइन R डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको ग्लास टू एयर जा रहा है, ठीक है, ग्लास टू एयर जा रहा है, तो हम लोग सेकंड वाले मीडियम को पहले रखते हैं ना, तो ग्लास
टू एयर जा रहा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बाई ग्लास का हम आई बात समझ में आप लोगों को? ओके तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम अगर दोनों को लेकर चलते हैं इस पर्टिकुलर में, जहाँ पर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, इसको लिख सकते हैं एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश, एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश। ओके अब यहाँ दोनों इक्वेशन देखिए, ये वाला और ये वाला, साइन आर डैश एन साइन आर के बराबर है, साइन आई आपको एन साइन आर के बराबर है, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड साइन आई इज इक्वल टू साइन आर आर डैश, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डैश हो गया, ये साइन आई और यहाँ पर साइन आर डैश दोनों इक्वल हो गया, साइन साइन कैंसिल, आई इज इक्वल टू आर डैश, इसको तो मैंने मिटा दिया। यहाँ पर जो आई था मेरा, ये आई आपको आर डैश के बराबर है, ठीक है। तो इससे यही कंक्लूजन निकला मेरा कि आई जो होगा वो आर डैश के बराबर होगा, मतलब कि पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फाइनली जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हम लोग ने देखा था, ये आर तो इक्वल था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल से के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस, इसलिए मैं जब बना रहा था इससे ध्यान रख रहा था कि ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये आपको आर डैश जो आई के पैरेलल हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस मीन्स दैट द रे क्यू एस इज पैरेलल टू आर पी। तो ये क्यू एस था, ये हम लोगों ने आर पी लिया था, क्यू एस इज इक्वल टू आर पी। Ultimately we may write QS is equal to RP. Is it clear? कोई कंफ्यूजन किसी को? मधु बात समझ में आ रही है या नहीं? फिर से बता दें। चलो ठीक। देखो ये ग्लास स्लैब का फंडा समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो आगे क्या है कि AB इंटरफेस में एयर टू ग्लास हो रहा है, ठीक है। तो एयर टू ग्लास के केस में, मतलब पहला अगर आपको होता है मीडियम एयर, तो उस केस में हम लोग साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन लेते हैं। कर लिए थे ये केस, ये बात समझ में आई? अगर अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहीं पर छोड़ेंगे। अब दूसरा जो केस लेंगे हम लोग, CD इंटरफेस की बात लेते हैं। CD इंटरफेस में साइन आर इज इक्वल टू साइन आर बाई साइन आर डैश, मतलब साइन आर ये, साइन आर डैश ये, इज इक्वल टू 1/n। ये 1/n इसलिए होगा कि हम लोग क्या, यहाँ पर ग्लास टू एयर जा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले सेकेंड मीडियम को ऊपर में रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, मतलब सेकेंड में 1 और फर्स्ट के हम लोग n लेके चले हैं, ठीक है। तो साइन आर बाई साइन आर डैश इज इक्वल टू 1/n, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n साइन आर इज इक्वल टू साइन आर डैश। अब यहाँ पर देखिए n साइन आर डैश के है, यहाँ पर n साइन आर साइन आई डैश के है, तो मतलब दोनों n साइन आर के बराबर, मतलब ये और ये भी बराबर। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर डैश, अब साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर डैश। तो आई आर डैश है क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो मतलब अल्टीमेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा
तो आपको रेज पैरेलल होंगे, पी के और क्यू एस के पैरेलल होंगे। इज इट क्लियर? चलो सबको समझ में आया? ओके चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हम लोग एक केस देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग 3 तरह का फिगर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तीनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। दिस वन इज द डेंसर मीडियम, ये आपको रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। ओके तो 3 फिगर हम लोगों ने बनाया यहाँ पर। डेंसर टू रेयरर के, डेंसर रेयरर में हम लोग कुछ रिलेशन दिखाना चाहते हैं, और बेसिकली वी आर टेकिंग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसका सबसे पहला मतलब, खैर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग देख लें इसमें होता क्या एक्चुअली। चलिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इन एच केस। ओके अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, सॉरी इंसिडेंट रे लेते हैं। सर्टेन एंगल पे सपोज कर लो कि स्ट्राइक करता है इंटरफेस पे, और जाहिर सी बात है डेंसर से रेयरर में जाए तो डाइवर्ट करेगा, अवे जाएगा, ठीक है। और थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको, तो ये एक रफ में मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। ये नॉर्मल हो गया, तो देखिए इससे और शिफ्ट करते हैं तो ये और भागेगा, ठीक है। और शिफ्ट करेंगे तो ये और भागेगा। मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस की एंगल बढ़ती जाएगी, आपको रिफ्रैक्टेड रे भी भागता जाएगा किस तरफ, टुवर्ड्स द इंटरफेस एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अल्टीमेटली एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर एंगल इस तरह से इंसिडेंट रे होगा कि वो रिफ्रैक्टेड रे भागते भागते आपको सीधे से इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्ट होगा, इंटरफेस पे ओवरलैप कर जाएगा, और उस केस में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाएगा। और जब ऐसा केस होता है तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, आईसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आईसी, क्रिटिकल एंगल। फिर अगर इसके भी फर्दर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है और ज्यादा बढ़ता है, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे ये I2 अगर सपोज करो मेंशन करते हैं, तो ये मेरा R भी I2 के बराबर ही होगा। यही केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कब हुआ भाई? मैंने देखा है यहाँ पर इंसिडेंट रे एंगल I से मान लो,
सॉरी, सिंपली राइट डाउन आई, और ये आपको आर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग ने देखा नॉर्मल इंसिडेंट रे था और वो रिफ्रैक्ट होके अवे फ्रॉम नॉर्मल गया। यहाँ पर क्या था, इंसिडेंट रे थोड़ा और बढ़ा। यहाँ पर पहले मैंने आपको केस बता दिया कि जैसे जैसे नॉर्मल से अवे इंसिडेंट रे जाएगा आपको रिफ्रैक्टेड रे उतना क्लोज जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे आपको क्लोजर टू नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो आप लोग रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, क्लोजर टू नॉर्मल, और ये कंटिन्यूसली होता जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसा पोजीशन आएगा यहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट रे आएगा जहाँ पर आपको रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल इंटरफेस पे ही लाई करेगा। जब इंटरफेस पे लाई करेगा तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और उस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड रे का जो इंसिडेंट रे होता है उसको हम लोग क्रिटिकल, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ओके। और उसके भी फर्दर अगर और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो उस केस में इंटरनल फिर वापस आ जाएगा रे, और इसी को हम लोग, इस केस को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एनी कंफ्यूजन इन ऑफ यू? समझ में आया? चलो अब इसका कुछ केस हम बताएंगे कि इसके लिए होना क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले पूछो क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल अगर पूछता है व्हाट इज आईसी, that very angle of incidence to which angle of refraction is equal to 90 degree, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब इससे हम लोगों ने और क्या कंक्लूड किया, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन आपको क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। and this is the first condition for the happening of total internal reflection। total internal reflection होने का पहला कंडीशन ये है कि angle of incidence should be greater than critical angle, and one more condition is that the incident ray must be going from denser to rarer medium। अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो ये केस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग ने दो कंडीशन देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एक ये है कि इंसिडेंट रे मस्ट बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। दूसरा केस ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा तो वो वापस उसमें नहीं आएगा, एंड देन देयर वोंट बी एनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? ओके फाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, था इनफैक्ट है, और इससे रिलेटेड एक और स्नेल्स लॉ हम बताएंगे कि इसको इस पर बैठा के हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे बना सकते हैं। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे जाएं, हम लोग आगे बढ़े। कौन कौन गायब हो गया है? आयुष इज देयर, मोनाली इज देयर, अम्माद इज देयर, जैद, मधु, अदिति, कशिश। चलिए आगे हम लोग इसके स्नेल्स, इस पर बेस्ड स्नेल्स लॉ देखें। इसको इरेज कर दें। ओके
सी। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लोग देखेंगे किस तरह से स्नेल्स लॉ इसमें फॉलो होता है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब आई अगर क्रिटिकल एंगल होता है, आई अगर क्रिटिकल एंगल मतलब इट्स नॉट द केस ऑफ एग्जैक्टली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे जस्ट पहले वाला केस है जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है और आर आपको 90 डिग्री है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। या फिर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं साइन आई की जगह पर साइन आई सी क्रिटिकल एंगल, साइन आर की जगह पर साइन 90 डिग्री और n2 बाई n1। रेयर और डेंसर मीडियम की बात है, यहाँ पर एयर वगैरह की बात नहीं, इसलिए हम लोग n नहीं लेंगे, n2 बाई n1 ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, साइन आई सी को तो साइन आई सी रहने दीजिए, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, n2 बाई n1, मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये रेशियो मुझे निकल के आया कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, n2 बाई n1। अब इसमें एक और बात समझ में ये आती है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का होगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का होगा उतना ही कम क्रिटिकल एंगल होगा। द क्रिटिकल एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया एंड द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n1। n1 हम लोग डेंसर मीडियम का लेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग पहला मीडियम इसमें डेंसर लेते हैं क्रिटिकल एंगल वाले केस में। तो n1 जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही कम क्रिटिकल एंगल होगा। n1 जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको दिख रहा होगा। n2 को अगर कांस्टेंट रख लेते हैं तो 1 बाई n1 होता है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n1, ठीक है। तो जितना ज़्यादा n1 होगा उतना ही कम आपको आई सी क्रिटिकल एंगल होगा। और ये केस हम लोगों ने डायमंड में देखा होगा, मतलब पहले क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल एंगल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है, एज इट इज शोन हियर एज वेल। डायमंड क्या है, 2.42, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसका कम क्रिटिकल एंगल हो गया, और कम ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो जाएगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये डायमंड जो चमकता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट कटिंग ऑफ द डायमंड। उसको इस तरह से तराशा जाता है कि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उससे एंगुलर पोर्शन में उसको तराशा जाता है जिसमें उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। चलिए, तो ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम में का आपको टू मीडिया का रिलेशन समझ में आ गया। इज इट क्लियर? ओके, एनीवन एनी कंफ्यूजन? आयुष आनंद, बात समझ में आ गई? आवाज नहीं आई। चलिए, तो अब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया रिफ्रैक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। देन आपका अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में, ठीक है। ओके फाइन, अब हमारा लेंस आएगा। शिवानी, तुम्हारा नेटवर्क लगता है कट जा रहा है ना? ओके, खैर, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विच विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी फ्रॉम द लेंस। हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे। इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट क्लास में मुमकिन हुआ तो हुआ, नहीं तो पहले लेंस के बारे में, लेंस के फंक्शंस के बारे में समझेंगे। इज इट क्लियर?
ओके ऑल ऑफ यू। अब मैथ्स देख लें या सोशल साइंस देख लें? बोलो जल्दी, फास्ट बोलो। मैथ्स देखोगे या सोशल साइंस देखोगे? क्योंकि मैथ्स सोशल साइंस की जहाँ तक बात है ना, जो 3 टॉपिक बचा हुआ वो एक दिन में मुमकिन नहीं उसको। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी तो थोड़ा अच्छे से भी समझना होगा। बोलिए क्या करूँ, मैथ्स से स्टार्ट करूँ या सोशल साइंस से स्टार्ट करूँ? सोशल साइंस कर दें। कौन बोला? अच्छा सोशल साइंस, सब वही बोलिए सोशल साइंस होना। चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट सोशल साइंस। वेट फॉर अ वाइल, करते हैं start। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड 12th का इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लासेस में। कुछ बच्चे थे तो उन्होंने कहा तो स्टार्ट किया। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट होंगे स्टैंडर्ड 12th के इकोनॉमिक्स के तो बताइएगा उनको मेरा एड्रेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का एड्रेस, घर का एड्रेस मत बता दीजिएगा। तो आज हम लोग को देखना है, कल हम लोगों ने देखा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एज आई रिमेम्बर। इज इट सो? आज क्या देखना है? द स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस जो स्ट्रेंज केस ग्रेट ब्रिटेन के केस में इसलिए बोला जाता है, इसका जो यूनिफिकेशन हुआ था ना
वो बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ था, फुसला फुसला के, बहला बहला के। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ओके, तो ब्रिटेन में एक्चुअली हुआ क्या? इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन रेवोल्यूशन। ऐसा वहां पर अचानक से कोई रेवोल्यूशन के बाद वहां पर कोई नेशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ था? इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हुआ था। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एथनिक ग्रुप्स एंड देयर कल्चर आइडेंटिटीज एज वेल। एथनिक ग्रुप का भी रोल था उसको उस केस में, और फिर वो कल्चर आइडेंटिटीज का भी रोल था। कल्चर आइडेंटिटीज होने के कारण उनमें रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ एथनिक डिफरेंस होने के कारण कुछ ना कुछ टसल हुआ, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हुआ था वहाँ पे। ठीक है, सो द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। तो वहाँ पर एथनिसिटी किस किस तरह की थी भाई? किस किस ग्रुप में लोग डिवाइडेड थे? वहाँ की जो एथनिक ग्रुप थी वो कौन कौन थे? इंग्लिश थे, जो इंग्लैंड के बेसिकली रहने वाले थे, वेल्श थे, ठीक है, देन आपको था स्कॉट और आयरिश, स्कॉटलैंड के और आयरिश। ये चार एथनिसिटी के लोग वहाँ पर थे। ठीक है, so all of these ethnic groups had their own culture and political tradition, but as the England nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. ये सब तीनों कॉम्पिटिटर थे, चारों इनफैक्ट, ठीक है, लेकिन ये जो इंग्लिश था ये कहीं ना कहीं पावरफुल हो रहा था, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया था वेल्थ में एंड पावर में। अब जब होता है ना कि गांव में कोई देखते हो ना, कोई पैसा वाला होता है तो सबका जमीन खरीदना शुरू कर देता है, उसी तरह जब ये पैसा हुआ, पावर हुआ, तो ये इन सब पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाने लगा। ठीक है, इनको अपने अपने फेवर में लाने की कोशिश करने लगा। अब वो जबरदस्ती लाए या फिर प्यार मोहब्बत से लाए। देन क्या? द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at the center came to be forged. अब इंग्लिश पार्लियामेंट में 1688 में मोनार्की से पावर छीना था। इसके पास पावर कब आई थी? मोनार्की से पावर कब आई थी? 1688 में। मतलब कहने को कह सकते हैं हम कि 1688 में वहां पर डेमोक्रेसी आ गई थी इंग्लैंड में। ठीक है, कब आई थी? 1688 में, और वहां पर मोनार्की का खात्मा हुआ था, एंड ऑफ मोनार्की। ठीक है, तो मोनार्की का एंड हो गया 1688 में, और इंग्लिश जो जाहिर सी बात है पहले आज़ाद हुए थे तो वेल्थ में, पावर में स्ट्रांग होते चले गए, और उनके साथ ही जो थे कॉम्पिटिटर जो थे, वेल्श थे, स्कॉट थे, या आयरिश थे, उन पर अपना दबदबा ये बनाना शुरू कर दिया इंग्लिश ने। Steady growth of the English nation in the terms of wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. और एक एक्ट साइन हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, किनके किनके बीच में? इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ओके, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये दोनों अब मिल गए होंगे, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके बाद क्या फॉर्म हुआ? ये दोनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के
मिलने के बाद, आफ्टर द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707. Then England was able to impose its influence on Scotland, and British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of a British identity means that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. और धीरे धीरे, पहले तो इसको बहुत प्यार से मिला है स्कॉटलैंड को, लेकिन धीरे धीरे स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी खत्म, इसकी आइडेंटिटी पर कब्जा किया गया, मतलब उसके खुद इंग्लिश उस पर हावी हो गया. इंग्लिश की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, सब कुछ ज़्यादा था, वेल्दी लोग थे, पावरफुल लोग थे, तो इनकी आइडेंटिटी लूज होने लगी, ख़त्म होने लगी, और इनका कल्चर भी ख़त्म होने लगा. ठीक है. और कौन डोमिनेटिंग हुआ? आपको इंग्लैंड जो हो गया डोमिनेटिंग हो गया. ठीक है. इंग्लैंड डोमिनेट करने लगा और स्कॉटलैंड आपको उसके इन्फ्लुएंस में चला गया, इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस में. Then what happened? The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to defend their independence. और उसमें वहाँ पर आप लोग जानते हो क्रिश्चियन में भी बेसिकली जो दो डिवीजन होता है, कैथोलिक्स होता है और आपको प्रोटेस्टेंट होते हैं. तो जब भी स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स ने कोशिश की कि हम अपना कुछ दिखाएं, अपने आप को यहाँ पर इनका गुलाम नहीं बनाए किसी भी तरह से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो उनके इस शुरुआत को, उनके इस एफर्ट को दबा दिया जाता था इंग्लैंड के द्वारा. ठीक है. सो दिस वाज द केस ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. अल्टीमेटली स्कॉटलैंड को आपको इंग्लैंड में मिला लिया गया एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से, और धीरे धीरे इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, कल्चर खत्म हो गया, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट हावी हो गया. जाहिर सी बात, वो मिला होगा तो उसका भी तो पार्लियामेंट रहा होगा ना वो, लेकिन वो सब चीज़ें डिसॉल्व होने लगी, और क्या चलने लगा? सिर्फ ब्रिटिश की चीज़ें चलने लगी. ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का लैंग्वेज, ब्रिटिश की आइडेंटिटी, ब्रिटिश का कल्चर. तो सिर्फ आपको हर जगह क्या दिखता था? ब्रिटिश दिखता था, और स्कॉटिश गायब होने लगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश. इज इट क्लियर? तो स्कॉटलैंड का केस आपको क्लियर है? ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयरलैंड को किस तरह से मिलाते हैं, एंड देन इट वाज द फाइनल केस. अब क्या करेगा? देखिए नेक्स्ट अब टर्न आया आयरलैंड का. आयरलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. आयरलैंड में कहीं ना कहीं जो रिलीजन था बहुत मेन रोल प्ले कर रहा था. इनके लोग क्रिश्चियन के ही दो पार्ट में डिवाइडेड थे. कुछ लोग कैथोलिक्स थे और कुछ लोग कितने थे वो मैं बताता हूँ, और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स थे. ठीक है. क्रिश्चियन के ही दो ग्रुप है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. अब यहाँ पर जो कैथोलिक्स थे आयरलैंड में वो आपको मेजोरिटी में थे, ये आपको मेजोरिटी में थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे माइनॉरिटी में थे. आयरलैंड में कैथोलिक्स आपको मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट क्या थे? माइनॉरिटी में थे. ओके. देन व्हाट हैपेंड? अब इसने क्या किया? इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प करना शुरू किया. जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं जो भी कंट्री हो, वेयर एवर द कंट्री एंड वॉट एवर द फॉर्म ऑफ द कंट्री, माइनॉरिटी को दबाने की सब कोशिश करते हैं. ठीक है. श्रीलंका का भी केस आप लोग ने शायद पढ़ लिया होगा. तो श्रीलंका जैसे देखा होगा, वहाँ पर तमिल्स को किस तरह से दबाया गया था. और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्री, ऐसे ही एक ही दो कंट्री नहीं. वो कहीं ना कहीं नेचर में होता है उनको कि मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी को दबाते हैं. तो आयरलैंड में क्या था? प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे और कैथोलिक्स मेजोरिटी में थे. लेकिन जो इंग्लिश था, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में कौन भाई मेजोरिटी में थे? इंग्लैंड में आपको प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में थे. ठीक है. तो इसने क्या किया? इंग्लैंड ने इन माइनॉरिटी को सपोर्ट करना शुरू किया. ठीक है.
आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करना शुरू किया और इस कारण क्या हुआ, उनमें मतभेद हो गया, उनमें डिफरेंस हो गया। मतलब पहले ही से डिफरेंस तो था ही कैथोलिक प्रोटेस्टेंट होने के नाते, लेकिन फिर क्या हुआ, और क्या हुआ भाई कि इंग्लैंड ने सपोर्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट को, वहां की माइनॉरिटी को। कैथोलिक्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड आफ्टर failed revolt led by Wolfe and his United Irishmen. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. अल्टीमेटली वहां के कैथोलिक्स अपोज करते हैं, कैथोलिक्स वहां के अपोज करते हैं इसके डोमिनेशन को, किसके, इंग्लिश के डोमिनेशन को, इंग्लिश डोमिनेंस। बट क्या होता है, इसको वो लोग मुंह तोड़, मतलब मुंह तोड़ क्या बोले हम कि एग्जैक्टली वो कह लो कि वो लोग उसका जवाब देते हैं और उनको शांत कर देते हैं, उनके रिवोल्ट को, आपको कैथोलिक्स के रिवोल्ट को शांत कर देते हैं। और वो कैथोलिक के रिवोल्ट को लीड कौन करता है, इट वॉज लेड बाई वोल्फ टोन। कौन लीड कर रहा था, वोल्फ टोन, ये लीड कर रहे थे कैथोलिक्स के रिवोल्ट को अगेंस्ट द इंग्लिश डोमिनेंस। ओके, और अल्टीमेटली इन 1801 में आयरलैंड को फोर्सिबली, जबरदस्ती इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम। मतलब पहले से जो स्कॉटलैंड मिल गया था, अब उसी में आपको आयरलैंड को भी मिला लिया गया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन was forged through the propagation of dominant English culture. अब ये जो नया नेशन बनना, जाहिर सी बात है, पहले इंग्लिश स्कॉटलैंड मिलने के बाद भी इंग्लिश डोमिनेंट था, अभी आयरलैंड के मिलने के बाद भी इंग्लिश ही डोमिनेंट था। दे प्रोमोटेड देयर इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल एंथम एंड ब्रिटिश फ्लैग इन आयरलैंड ऑल्सो। और इस तरह से आपको इंग्लिश का ही लैंग्वेज, इंग्लैंड का लैंग्वेज क्या हुआ भाई, इंग्लिश हुआ, जो कि स्कॉटलैंड का नहीं था, ना ही आयरलैंड का था। उन्हीं का नेशनल एंथम हुआ, जो कि नेशनल एंथम सबको गाना है भाई, सबके लिए था वो, और उन्हीं का लैंग्वेज, उन्हीं का नेशनल एंथम, उन्हीं का कल्चर, सब कुछ इंग्लिश का डोमिनेट करने लगा। इस तरह से अल्टीमेटली आपको यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हुआ विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। दिस इज द वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब इस पर तो 1 से 1.5 से 2 पेज तुम लोग लिख सकते हो, इसको और एक्सप्लोर करके लिख सकते हो, माइनॉरिटी के बारे में लिख देना उसमें, कि किस तरह से कैथोलिक्स उसमें पहले से टसल चल रहा था, उस टसल को और क्या किया, माइनॉरिटी के सपोर्ट कर दिया, माइनॉरिटी के सपोर्ट करने के बाद क्या हो गया भाई, उसको लगा कि चलो अगर हम इंग्लैंड में मिल जाते तो हमें ये जो लोग दबा के रखता है कैथोलिक्स, वो वहाँ पर दबने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारी मेजोरिटी होता है ना। अभी कंट्री का डिवीजन क्यों होता है, बेसिकली इन कारण भी होता है कि भाई अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को लोग प्यार करते हैं, इसलिए वैसे जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनके कल्चर के, उनके लैंग्वेज के, उनके रिलीजन के लोग हों। ठीक है, तो इसलिए आयरलैंड में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि प्रोटेस्टेंट को अगर कैथोलिक्स दबाए नहीं होते तो ये इनका सपोर्ट नहीं सपोर्ट करता तो आयरलैंड आपको इंग्लैंड में मिला नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपसी भाईचारा नहीं रखेगा तो बाहर से फूट डालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट देंगे। इज इट क्लियर? चलो जी, तो ये था स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, बाल्कन रीजन। चलो खत्म ही कर दें। हालांकि बाल्कन इतना आसान नहीं, जितना आसान से इसमें दे दिया है, द बुक विच आई एम कंसल्टिंग राइट नाउ। बाल्कन भी अजीब रहा देना।
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने पढ़ा दिया है ना। मेरी आवाज तुम लोग तक जा रही है? ओके, थैंक यू। चलो, एक बुक मिल गई, उसमें ढंग से दिया। तो यहाँ पर हम लोग बाल्कन रीजन का देखेंगे। तुम लोग कितना पढ़ते हो, थकते नहीं हो? हाँ, बोर हो जाता। सोशल साइंस पढ़ाना है तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। नहीं, खासतौर पे जब फिजिक्स पढ़ा लो ना, उसके बाद सोशल साइंस पढ़ाने। इंटरेस्टिंग लगा। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाल्कन रीजन। तो बाल्कन रीजन, सबसे पहले बाल्कन रीजन किस किस को मिलके बना था, इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म स्कूल में बताया था बच्चों को, आपको लास्ट ईयर 10th वाले भैया को। पता नहीं मुझे वो याद है कि नहीं याद है, देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। इसलिए आई जस्ट वांट टू फाइंड द शॉर्टकट जो कि आपको इजीली याद हो जाए। B for Bulgaria, A for Albania, G for Greece, M for Macedonia, C for Croatia, D for Bosnia। और बचा क्या? हर्जेगोविना, स्लोवीना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो एंड द रोमानिया। चलिए जी, सो हाँ जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हर्जेगोविना? नहीं 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 नहीं। देखिए, B फॉर आपको बुल्गारिया, A फॉर अल्बेनिया, G फॉर ग्रीस, M फॉर मैसेडोनिया, C फॉर क्रोएशिया,
B for Bosnia, R for Romania, S for Slovenia, H for Herzegovina, and S for Serbia, and M for Montenegro. So these were the countries comprising the Balkans. याद रखने का तरीका कैसे रखोगे? It's not too difficult. इस तरह से याद रखोगे. CBR गाड़ी का नाम है, ठीक है. BAG बैग हो गया, BAG बैग M, CBR SHSM. हाँ जी, यस, हाँ, RBC. यू कैन फाइंड योर ओन वेज एज वेल. ये मैंने कोशिश किया कि भाई आप लोगों को इजी वे में बता दूं, ठीक है. बट अगर आपको लगता है कि यू कैन फाइंड अदर वेज एज वेल टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, देन यू कैन डू इट एज वेल. आप भी खुद कर सकते हो. ओके. वैसे ये तरीका इससे से याद रखोगे तो अच्छा रहेगा. अगर आप आता है एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको पूछेगा बाल्कन के बारे में, तो फर्स्ट यू जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री. तो वही देख क्या वो बहुत चक्का हो जाएगा. अरे बच्चा को सारा कंट्रीज का नेम याद है तो कम थोड़ी ना. आपको कितना हो गया? ये 4, 3, 7, 3, 10, 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज का नाम रखना आसान बात थोड़ी ना. वो भी इनमें से कोई भी कंट्री ऐसा नहीं जो कि इंडिया का अड़ोस पड़ोस में हो, ठीक है. तो दूर की कंट्री को याद कौन रखता है? पाकिस्तान, श्रीलंका वाली बात तो नहीं जो सब याद रखेंगे. तो सबसे पहले तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बच्चे को सारे कंट्रीज का नाम याद है, ठीक है. और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको स्लैब्स कहते थे. यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको क्या कहते थे? स्लैब्स. आप गुलाम कह लो, ठीक है. It was a vast sprawling dynastic empire comprising a great mixture of races, languages, religions. The ruling class was Turkish, whereas many of the subject people were either Jews or Christians. तो इसमें बता दें कि ये जो सब लोग थे इनको क्या कहते थे? The inhabitant. The inhabitant of these countries were known as Slavs. स्लैव आपको गुलाम से आया, स्लैव. और यहाँ जो रूलर था, रूलर आपको टर्किश था. जबकि बीइंग रूल्ड जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट जिन पर रूलिंग होती थी वो कौन कौन थे? आपको ज्यूज एंड क्रिश्चियंस थे. ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है. रूलर टर्किश था बट सब्जेक्ट कौन थे? ज्यूज एंड क्रिश्चियंस थे. द ऑटोमन एम्पायर. अब इसी में आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है. द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन 1850 and 1871, almost 21 years, was confronted with a series of disruptive forces and nationalist movements in its western frontiers, territories. और यहाँ पर जो रूलिंग हो रही थी आपको ऑटोमन एम्पायर की, उसको बार बार चैलेंज मिल रहा था वेस्टर्न टेरिटरीज से. was challenged time and again. कब? During 1850 to 71. इस 21 की ईयर्स के आपको ड्यूरेशन में उसको हमेशा टारगेट किया गया. The spread of ideas, her difficulties attracted considerable interest on the part of other great powers of the Europe. और बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में भी इसमें इंटरेस्ट था. जाहिर सी बात इंटरेस्ट इसलिए भी और ज़्यादा हो गया था क्योंकि वहाँ पे जो गुलाम थे वो ज्यूज और क्रिश्चियन. जनरली ये नहीं होता था. गुलाम कौन होते थे? आपको अफ्रीकन लोग गुलाम हुआ करते थे. आपको
ये मुस्लिम्स हुआ करते थे, बाकी ये सब गुलाम हुए, लेकिन वहाँ पर जो गुलाम कौन थे, ज्यूज थे और क्रिश्चियंस थे। इसलिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज को ये पक्ष नहीं रहा था कि भाई ज्यूज और क्रिश्चियन को ये गुलाम बना के किस तरह से रखे हुआ है। एग्जैक्टली गुलाम नहीं थे, मतलब वो वहाँ पर रूलर नहीं थे, वो उनके सब्जेक्ट थे, प्रजा थे, ठीक है। तो ये बात यूरोपियन कंट्रीज को पक्ष नहीं रही थी। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this vision very explosive। और इस तरह से वहाँ पर बाल्कन रीजन में कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर के टूटने का पूरा चांसेस बन चुका था बाहर से सपोर्ट मिलने के कारण। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen herself through modernization and internal reforms। और जब ये बात ओटोमन एम्पायर को पता चल चुकी थी कि हम टारगेट पे आ गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। बट क्या हुआ भाई, सुधारने की कोशिश किस तरह से की? सबसे पहले तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पब्लिक ऑफिसर्स वर गारंटीड। कहा कि सब कानून के सामने बराबर हैं। तो सबसे पहले क्या लाया गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑटोमन एम्पायर अपने आप को सेव करने के लिए, इमेज को सही करने के लिए लाए ये कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है कानून के सामने, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एलाइक कुड ज्वाइन द आर्मी हियरटू रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों आपको ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम को पाबंदी है। कैन ज्वाइन आर्मी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज रिफॉर्म्ड। सिस्टम ऑफ, चूंकि बर्डन डाला हुआ था पब्लिक पे, इसको फिर से रिफॉर्म किया गया, चेंज लाया गया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट, judicial reforms were undertaken and the use of torture was abolished and the conditions of the captives in prison were improved। जुडिशियल रिफॉर्म हुआ। जुडिशियल रिफॉर्म में क्या क्या हुआ भाई? जो प्रिजनर, वॉर प्रिजनर्स होते थे, उनके साथ सलूक को बेहतर किया गया, ठीक है, उनको प्रताड़ित नहीं करना, उनके साथ बदसलूकी नहीं करना है। यूनिवर्सल करप्शन एंड एक्सटॉर्शन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स वेर टू स्टॉप। और जो करप्शन था, जो पब्लिक ऑफिशियल करते थे, उन पर पाबंदी लगाई गई। एंड एक्सटॉर्शन मतलब वो जो घूस लेना या इस तरह की जो किसी तरह से कोई दबाव बनाना बाकी पब्लिक्स पे, उसको स्टॉप किया गया था। ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स वेयर टू स्टॉप। तो ये सब कुछ काम किया इन्होंने ताकि इनका जो डिसइंटीग्रेशन रुक सके, कि इनका बाल्कन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन रुक सके। फॉर द नेक्स्ट 20 years efforts were made to implement these far-reaching reforms but with increasing failure and disappointment। बट इन सब रिफॉर्म के बावजूद भी आपको कुछ हुआ नहीं, और ये जो एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, ये डिसइंटीग्रेट करता गया, टूटता चला गया, ठीक है, टूटता गया। देन व्हाट हैपेंड? द यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट, the disintegration of the Roman Empire had gone too far, its corruption was too deep seated to permit any changes। और वहां पर करप्शन भी इतना कुछ हो चुका था जो कि इसके डिसइंटीग्रेशन को रोकने में कामयाब नहीं था। मतलब अगर वहां का बादशाह चाह भी रहा था कि हम वाकई में अपने आप को सेव कर लें, तो जो पब्लिक थी या जो उनके सपोर्टर थे, दे वर क्वाइट नॉट हेल्पिंग देम, उसको राजा की मदद नहीं कर पा रहे थे। The European subject nationalities broke away from the Ottoman Empire one by one and declared their independence। और इस तरह से एक एक कंट्री इंडिपेंडेंट होते ही चली गई, ठीक है। The Balkan people claimed independence or political rights on the basis of nationality and used history to prove that once they had been independent। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री दिखाई और कहा कि कभी हम आज़ाद हुआ करते थे, ये गुलामी हमारे बाद में मिली है। Hence the foreign people in the Ottoman Empire thought of their struggle as an attempt to win back their independence। और इस तरह से फॉरेनर्स लोगों का भी काफी उन्हें सपोर्ट मिला, ठीक है, फॉरेनर्स का भी काफी सपोर्ट मिला इसके डिसइंटीग्रेशन में। फॉरेनर्स सपोर्टेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ, और कह लो इंडिपेंडेंस ऑफ, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ
ऑटोमन एम्पायर, और ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द पीपल। वहां के लोगों की आजादी को सपोर्ट किया फॉरेनर्स ने भी। ओके, as the Slav people were struggling to gain independence, the Balkan region became an area of intense conflict. The Balkan states were fighting not only for their independence but they also tried to increase their territories at the expense of others. और यहाँ पर एक और चीज हो रही थी, अब आजादी इनको नहीं चाहिए थी, अब आजादी के साथ साथ इनमें लालच भी आ गया कि चलो आजाद तो हो गया बट आगे चलने के लिए हमें कुछ और चाहिए भी था। उन्होंने क्या किया भाई, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने का भी दिमाग लगाने लगा। ठीक है, The Ottoman Empire was described as the sick man of Europe because it was increasingly falling under the financial control of the European. और इस दौरान ही ऑटोमन एम्पायर ने बहुत सारे लोन्स ले रखे थे। अब उस लोन को चुकता करने की इनमें ताकत नहीं थी, इस कारण भी ये कमजोर पड़ गए थे। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन की बहुत खराब हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूरोपियन कंट्रीज वर एंगेज्ड इन expanding their trade and colonies and occupying territories of the strategic importance as well as naval and military might। और इसी दौरान जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने अपना सत्ता यहाँ पर सत्ता जमाने की कोशिश करने लगी, मतलब इसके इंडिपेंडेंस को खाने की पूरी कोशिश करने लगे यूरोपियन पावर्स। ठीक है, वो इसको आजाद करने के फेवर में नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये बात सोचा जाए कि यूरोपियन पावर जो सपोर्ट कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन को, वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ के लोग आज़ाद हो जाए, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि हम उन पर काबिज हो जाए, हम उन पर हुकूमत कर सके, क्योंकि ये जो एरिया था ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था और काफ़ी रिच एरिया था। ठीक है, द कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये जो 4 कंट्री थी ये चाहती थी कि इन सब इनके टेरिटरी पे उनकी हुकूमत हो एंड चेक द पावर्स ऑफ अदर्स over the Balkans. This led to a series of wars in the region and finally the First World War. अब क्या हुआ, इसमें कौन कौन कंट्रीज थी पहले हम लोग देख रहे हैं। ब्रिटेन था, रशिया था, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये ऑस्ट्रियन पावर ये यूरोपियन पावर्स थे जो चाहते थे कि इनकी हुकूमत किस पे हो, आपको ऑटोमन एम्पायर के बाद यहाँ के लोगों पर उसकी हुकूमत हो। और ये इतना ज्यादा टसल इनके बीच में हुआ कि दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी कारण क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। मतलब जैसे ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया इन 1914 एंड इट एंडेड इन 1918। और ये कब तक चला गया, 1918 तक चला गया। तो डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, कहने को आज़ाद तो हो गया आपको ऑटोमन एम्पायर से वहाँ के लोग, बट वहाँ पर हुकूमत की जंग में क्या हो गया, आपको वर्ल्ड वॉर हो गया। So this was all about the Balkan region. Is it clear all of you? तो बाल्कन रीजन भी आज हो गया। और दूसरा कौन सा था, वेस्टर्न केस ऑफ ब्रिटेन। ओके, चलिए जी, अब वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग मैंने किया, इसको अपलोड भी कर दूंगा, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चलिए ओके, अब 3:30 हो गया, 3:30 मुझे फिर नेक्स्ट क्लास 9th का भी लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय, कल से कोशिश करेंगे रूटीन को फॉलो करने। ओके बाय बाय, टेक केयर।